नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम RBSC कक्षा 12वीं की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसके हमने 5 अध्याय पूरे पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे अध्याय 6 का पार्ट तीसरा। ठीक है, अध्याय 6 के भी हमने 2 वीडियो बना लिए हैं। तो पिछले सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे YouTube चैनल में प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिसमें RBSC की ज्योग्राफी की अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो उस प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ये जो वीडियो है ये अध्याय 6 है, विश्व मानव अधिवास, उसका पार्ट तीसरा है। ठीक है, इसके 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, तो वो भी वीडियो जरूर देखें। तो इसमें हम पढ़ेंगे नगरीय अधिवास। ठीक है, जो पिछले 2 वीडियो थे उसमें हमने पढ़ा अधिवासों के प्रतिरूप के बारे में, ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप, अधिवासों के स्वरूप, उनके प्रकार, और फिर ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप और उसकी समस्या, उन आदि सबके बारे में पढ़ा। इसमें हम नगरीय अधिवास पढ़ेंगे। तो नगरीय अधिवास किसे कहेंगे? तो जिस अधिवास की जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्य में लगी हो, जैसे व्यापार हो गया, व्यापार, व्यवस्था, संचार, न्याय कार्य आदि गैर प्राथमिक कार्य। तो जो गैर प्राथमिक कार्य में लगी जहाँ की जनसंख्या 50% से अधिक, यहाँ पर विशेषता में लिखा हुआ है कि जहाँ की जनसंख्या 50% से अधिक गैर कृषि कार्य में लगी रहो या गैर प्राथमिक कार्य में लगी हो, तो वह नगरीय अधिवास कहा जाएगा। ठीक है, ग्रामीण अधिवास में तो क्या था कि जनसंख्या भूमिगत कार्य या प्राथमिक कार्य में लगी हुई थी, और इसमें जनसंख्या है जो प्राथमिक कार्य को छोड़कर गैर प्राथमिक कार्यों में लगी रहती है, तो वह नगरीय अधिवास होगा। अब नगरीय अधिवास की कुछ विशेषता है। ठीक है, पहली विशेषता है उच्च जनसंख्या घनत्व, मतलब नगरों में ग्रामीण अधिवास के मुकाबले जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। अगर आपको जनसंख्या घनत्व की परिभाषा याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहेंगे। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, वह उस स्थान का जनसंख्या घनत्व हुआ। तो यहाँ पर ग्रामीण अधिवास में उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, फिर है पक्की सड़कें एवं पक्के मकान। तो शहरों में सड़कें तो अच्छी होती है, मकान भी अच्छे होते हैं, अच्छी व्यवस्था होती है, तो उच्च जो जनसंख्या घनत्व हो गया, फिर पक्की सड़कें एवं पक्के मकान, और फिर है रोजगार की उपलब्धता। वहाँ पर अनेक कंपनियाँ होती हैं, दुकानें होती है, जहाँ पर आसानी से रोजगार मिल जाता है, तो रोजगार भी उपलब्ध रहता है ग्रामीण अधिवास के मुकाबले नगरीय अधिवास में ज़्यादा। फिर है यातायात के साधन। तो हमने ग्रामीण अधिवास में पढ़ा था कि यहाँ पर यातायात के व्यक्तिगत साधन तो कुछ पाए जाते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक साधन है वह कम पाए जाते थे। लेकिन जो नगरीय अधिवास है यहाँ पर सार्वजनिक साधन भी ज़्यादा पाए जाते हैं और व्यक्तिगत साधन भी। ठीक है, तो यातायात के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधन उपलब्ध। ठीक है, यहाँ पर यातायात के सार्वजनिक और व्यक्तिगत साधन उपलब्ध रहते हैं। आगे उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा सुविधा। यहाँ पर उच्च शिक्षा आसानी से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि नगर है तो नगर में कॉलेज होती है, उच्च शिक्षा संस्थान भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और जो चिकित्सा सुविधा है वह भी बहुत ही अच्छी गहन चिकित्सा सुविधा, शल्य चिकित्सा वगैरह सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध होती है। ठीक है, आगे 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। तो यहाँ की जो जनसंख्या है वह प्राथमिक कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ व पंचम कार्यों में लगी रहती है। तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक अंतर। तो गाँवों में क्या होता है कि सब लोग उनका समाज भी, ज़्यादा लोगों का समाज भी एक जैसा होता है, और आर्थिक स्थिति भी लगभग समान होती है। लेकिन शहरों में, नगरों में अलग होता है।
नगरों में सामाजिक अंतर बहुत तीव्र पाया जाता है और जो आर्थिक स्थिति होती है वह भी उनमें भी अंतर पाया जाता है। ठीक है, कोई लोग ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा अमीर होते हैं और समाज भी सबका अलग अलग होता है। तो ये विशेषता हो गई। इसके अलावा भी एक और है सामाजिक प्रगाढ़ता। ठीक है, सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव। तो गांवों में तो क्या है कि सब समाज के लोग आपस में घुल मिलकर रहते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। तो ये विशेषता थी नगरीय अधिवास की। अब हम नगरों के जो प्रकार है कि किन किन प्रकार के नगर होते हैं वह हम पढ़ेंगे और उन प्रकारों को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब हम नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, वहाँ का प्रशासन कैसा होना चाहिए, व्यावसायिक संरचना कैसी होनी चाहिए, तो वह हम देखते हैं। तो नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण के लिए जो जनसंख्या रखी गई है, देखिए कुछ जनसंख्या निर्धारित होती है हर देश की कि उतनी जनसंख्या के अगर जनसंख्या से अधिक लोग किसी स्थान पर रहेंगे तो वह नगर रहेगा। तो भारत में ये जनसंख्या है, अगर कई 5,000 से ज़्यादा जनसंख्या, यानी कि कहीं की जनसंख्या 5,000 से ज़्यादा है तो वह एक नगरीय बस्ती होगी। ठीक है, ये जो क्राइटेरिया है ये हमारे देश भारत का है। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग क्राइटेरिया है। तो भारत में जनसंख्या का आकार है 5,000 से अधिक और यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वह 400 से अधिक होना चाहिए। तो एक नगर में 5,000 से ज़्यादा तो जनसंख्या होनी चाहिए और 400 से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। अब है व्यावसायिक संरचना। तो यहाँ के जो नगरीय बस्तियों के जो लोग हैं वह 50% से अधिक गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होने चाहिए। लेकिन भारत में ये यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया हुआ है 75%, यानी कि 75% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में लगी होनी चाहिए। तो जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्य में संलग्न। तो 75% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्य में संलग्न होनी चाहिए। आगे प्रशासन। तो प्रशासन का भी कुछ मापदंड रखा गया है, जैसे नगर पालिका या फिर छावनी बोर्ड या अधिसूचित जो क्षेत्र समिति होती है उसमें अगर शामिल हो तो फिर वह नगरीय बस्ती कहलाएगी। और फिर आवश्यक दशाएं भी हैं, जैसे अगर कहाँ पर मंदिर है या कुछ ऐसी जगह है जो लोगों को पर्यटन के लिए जो आकर्षित करे, या फिर जो समुद्र का किनारा वगैरह है, अगर तटीय क्षेत्र में कोई शहर है तो वहाँ पर नगरीय कोई स्थान है तो वहाँ पर नगरीय बस्ती का विकास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। अब हम यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे नगरों के प्रकार। ठीक है, जो आगे है आपका टॉपिक है नगरीय अधिवासों के प्रकार। तो फिर अगले इस वीडियो के पार्ट 6 अध्याय के पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे नगरीय अधिवासों के प्रकार। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।